और कश्मीर और बैनुल-अक़वामी सतह पर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन या कॉन्फ्लिक्ट के बनने के अंदर एक अहम दिन समझा जाता है। रेजोल्यूशन नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट एक और जन्म लेता है और वो है 5 अगस्त 2019। इन दोनों अदवार को अगर हम देखें और डिवाइड करें मसला कश्मीर के हवाले से, तो 1947 के बाद मसला कश्मीर और है और 5 अगस्त 2019 के बाद मसला कश्मीर मीडिया की निगाह में और है। इसका क्या असर होता है इस पूरी जो 5 अगस्त की हिंदुस्तान की तरमीम है उसके बाद से, और किस तरह से बैनुल-अक़वामी मीडिया इसको देखता है, पाकिस्तान बतौर रियासत इसको किस तरह से देखता है, पाकिस्तान का मीडिया इस मसले को 5 अगस्त के बाद से कैसे देखता है। मेरा ख्याल है कि बहुत आसान होगा इस पूरे मामले के ऊपर इतने बेहतरीन पैनल के साथ बात करना और आपको समझाने के लिए भी बहुत अहम होगा। तो मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अहमद इकबाल भट्ट साहब, वाहिद इकबाल भट्ट साहब, और ये भी यहाँ कश्मीर के ऊपर लिखते हैं, बोलते हैं, आप इनको सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। जनाब तारिक नकाश साहब और आरिफ बहार साहब, ये दोनों शख्सियात मैंने मिला के बना दी हैं। ये मत समझिएगा कि इनकी अलग अलग शख्सियत नहीं है, ये दोनों बहुत माहिरीन हैं, जाने माने हैं और अखबारों में यहाँ लिखते भी हैं। AJK TV के साथ तो नकाश साहब वाबस्ता भी हैं, तो बहार साहब आई थिंक तो दोनों इन दोनों से हम जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है और जो मीडिया कवरेज हो रही है और मीडिया जिस तरह से मसला कश्मीर को देख रहा है, इनसे भी हम बात करेंगे। जनाब मज़हर अब्बास साहब, बड़ा नाम है, पाकिस्तान की सहाफ़त का एक दरख्शां सितारा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनाब हामिद मीर साहब, अगेन पाकिस्तान की सहाफ़त शायद मीर सहाफ़त हैं तो इनके बग़ैर अधूरी है। आज कश्मीर के ऊपर इनसे भी हम सुनेंगे। और जनाब वसतुल्लाह खान साहब, अगेन पाकिस्तान के एक मोतबर मायानात सहाफ़ी, लिखारी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मीर साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहती हूँ क्योंकि तारीख़ के आप तालिब इल्म में सभी हैं, मगर आपसे इसलिए आगाज़ है कि आप ज़्यादा इस खित्ते को कवर कर चुके हैं, इस मसले को ज़्यादा कवर कर चुके हैं। आपके नज़दीक 47 के बाद इस मसले को मीडिया में किस निगाह से देखा गया और फिर 5 अगस्त 19 के बाद इस मसले को किस तरह से देखा गया? बहुत शुक्रिया आसमा। देखिए, अगर आपने अब शुरू मेरे से ही करना है तो फिर मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें अहमद शाह साहब, मैं थोड़ा खुल के बात करूं। शाह साहब को मसला ना हो जाए। आगाज़ मैं यहाँ से करूँगा कि मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का किरदार इंतहाई काबिल शर्म है। और उसकी वजह यह है कि मसला कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान में जो सियासी और गैर सियासी हुकूमतें आईं, उनका किरदार बहुत शर्मनाक था। ठीक है, हर किसी ने, से मुत्तफिक हूँ आपकी बात। हाँ, हर किसी ने कश्मीर को एक प्लॉट की तरह ट्रीट किया कि ये कोई ज़मीन का टुकड़ा है, बड़ा एक्सपेंसिव है, और प्लॉट का झगड़ा इंडिया के साथ। जो लोग हैं कश्मीर के, उनको इग्नोर किया गया। तो मसला कश्मीर जो है उसका ताल्लुक़ कश्मीरियों से है, ये कोई इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई तो है नहीं है। तो ऐसे मीडिया में ऐसे सलूशन पेश किए गए कि वो हर सलूशन इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत ही है। भाई, उसमें कश्मीरियों को आपने शामिल ही नहीं किया, आज तक शामिल नहीं किया। तो जब तक आप कश्मीरियों को शामिल नहीं करेंगे तो आप कोई मसला कैसे हल कर सकते हैं? अब इसमें जो मीडिया का किरदार है वो एक, मैं ख़वातीन से माजरत के साथ एक मुहावरा बन गया, अब क्या करूं मैं। मीडिया एक रज़िया है जो गुंडों में घिरी हुई है। ठीक है, और गुंडे जो हैं वो बड़े ताकतवर लोग हैं। अब मैं यहाँ पे आसमा
के लिए ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं करना चाहता, इसलिए कि कुछ वाक़यात की ये भी आनी शाहिद हैं, और मैं आपका दिल भी नहीं तोड़ना चाहता कि हमें ऐसी ऐसी बातों का पता है जिसका पाकिस्तानी कौम को पता ही नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो हम बता ही देते हैं ना, उसकी वजह से पाबंदियाँ भी लगती हैं, मसाइल भी होते हैं। देखें, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान की जो रियासत है वो जब तक एक आज़ाद पार्लियामेंट नहीं चलाएगी तो ना पाकिस्तान के मसले हल होंगे, ना कश्मीर के मसले हल होंगे। हिंदुस्तान जो करता है वो एक अलहदा कहानी है, लेकिन बहुत अच्छा एक नुक्ता उठाया आसमा ने कि 5 अगस्त 2019 के बाद क्या हुआ। ये मत समझें कि 5 अगस्त 2019 अचानक हो गया, बिल्कुल अचानक नहीं हुआ। 5 अगस्त 2019 के दिन 5 अगस्त 2019 के दिन जंग अखबार में जो मेरा कॉलम शाया हुआ वो गूगल करके निकाल के पढ़ लें। तो मुझे अगर कुछ पता था और मैं वो वार्न कर रहा था तो उसकी कोई वजह थी ना। और सिर्फ एक आसमा शिराजी नहीं है यहाँ पे जिसको कुछ बातों का पता है, एक और भी साहब यहाँ बैठे हुए हैं बड़े मोहतरम, फवाद हसन फवाद साहब, ये वज़ीर आज़म साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं। इनको भी पता है कि कौन कौन से पाकिस्तान के ताकतवर लोग कश्मीर को बेचने के चक्कर में थे। इंडिया ने जो किया उसको छोड़ दो ना, इंडिया की तो मजम्मत करते हैं भाई, दुश्मन है। वो जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, उन्होंने किस किस तरीके से कश्मीर को बेचने की कोशिश की। आसमा, आपकी इजाज़त से, बुरा ना मनाना, एक जगह पे आसमा भी बैठी हुई थी और मैं भी बैठा हुआ था, ऑफ द रिकॉर्ड थी, मैं नाम नहीं लेता। पता चल जाएगा सबको। चलो, ये वैसे हैं बड़े समझदार कश्मीरी हैं, इनको लोग बेवकूफ़ समझते हैं लेकिन हैं बड़े समझदार। तो वो जो साहब थे वो कहते हैं हमें मुझे ख़ास तौर पे बार बार नाम लेके ये इसकी गवाही देगी, यहाँ तक कहा कि अगर मार्शल लगाया तो तुम्हारा भी नाम उसमें लगा देंगे। अच्छा, वो बार बार कह रहे हैं कि हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते थे, ये मीडिया ने मसला हल नहीं होने दिया। ऐसे ही हुआ, यही कहा उसने। बिल्कुल। कौन? नहीं भाई, 19 के बाद की बात है ये। बस ठीक है, कसौटी नहीं, बस ठीक है, समझ आ गई आपको। ये 2019 के बाद की बात है। जी हाँ, ठीक है। उस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे। नहीं, कासिम के अब्बा नहीं है, वो तो सिविलियन है भाई। ये आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है कि जो भी चीज़ है वो कासिम दे अब्बा दे पा दे, वो बेचारे को फंसा दे। अच्छा देखो, लेट्स सीरियस। कासिम के अब्बा काफी बेजरर थे। देखिए, ये मजाक में ना लें इसको। उन्होंने कहा कि हम मसला कश्मीर हल करने की कोशिश करते हैं और ये मीडिया वाले मसला कश्मीर हल नहीं होने देते। अब उन्होंने मसला कश्मीर कैसे हल करने की कोशिश की? उन्होंने करतारपुर राहदारी खोली, ठीक है, अच्छी बात है, खोली आपने। उसके बाद उन्होंने बैक चैनल खोल दिया, बैक चैनल से उन्होंने बातचीत शुरू कर दी। तो उसके नतीजे में क्या होना चाहिए था? को कश्मीरियों को रिलीफ मिलता। फिर उन्होंने सीज फायर कर दिया फरवरी 2021 में। उसका कोई रिलीफ मिलना चाहिए था ना कश्मीरियों को। तो अगर आपको याद हो तो मैं उन दिनों में सीज फायर के बाद मैं वो हजेरा गया, आगे गया अब्बासपुर, उसके आगे मैं उधर फिरता रहा, LOC पे लोगों से बातचीत करता रहा। को हालात मुझे को ठीक नज़र नहीं आए कि पहले वो इंसानों को गोलियां मारती थी इंडियन आर्मी, सीज फायर के बाद वो उनकी मुर्गियां, भैंसें, बकरियां, उनको गोली मारते हैं। मैं जब वापस गया तो मुझे ऑर्डर आया, ऑर्डर कि ये रिपोर्ट नहीं करना कि वो गाय, भैंसों और बकरियों को गोलियां मारते हैं। मैं कहा क्यों जी? मेरे पे ये भी वक्त आना था पाकिस्तान में कि मुझे कहा जा रहा है कि इंडियन फौज जो है वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रही है, और मैं कहूँ नहीं, बिल्कुल सीज फायर की खिलाफ वर्जी नहीं हो रही, सब सही जा रहा है। तो तब काफ़ी हालात जो है वो हमारे लिए ख़राब हो गए। और सीधी सी बात है जी, सेंसर के ज़रिए हमारी आवाज़ दबा दी गई। किस चीज़ पे सेंसर लगाया? मेरे प्यारे बच्चों, आपको सुना रहा हूँ, बुज़ुर्गों को नहीं सुना रहा, कि ये इतना आसान प्रोफेशन नहीं है मीडिया। मुझ जैसे सहाफ़ी को
ये रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं दी गई कि सीज फायर के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पे इंडियन आर्मी जो है वो मजलूम कश्मीरियों की जो माल मवेशी है उन पर फायरिंग करती है ताकि वो हिजरत करके पीछे चले जाएं, इलाके खाली कर दें। इसकी मुझे इजाज़त नहीं दी गई। अगर मैं इस पे कुछ लिखता था तो वो शाया नहीं होता था, कुछ बोलता था वो ऑन एयर नहीं होता था। तो अल्टीमेट उसका नतीजा ये निकला कि एक दिन वो जो मास्टरमाइंड साहब थे उन्होंने को 10-15 सहाफ़ी इकट्ठे किए और उनमें आसमा भी बैठी हुई थी और उसने जनाब हमारे खिलाफ एक चार्जशीट खोल दी। तो मुझे तो उस दिन बड़ा अपने आप पे फ़ख्र हुआ कि यार मेरे पे चार्जशीट लग रही है, आसमा शिराजी पे चार्जशीट लग रही है, बाकी हमारे जो साथी हैं उनको नाम ले ले के वो साहब सलवाते सुना रहे हैं। बस उन्होंने ये नहीं किया कि छड्डागा नहीं, बाकी जो उन्होंने करना था कह दिया। छितर परेड की उसने हमारी। क्या कसूर क्या है कि हम कश्मीर का मसला हल करना चाहते हैं और आप मीडिया वाले मसला हल नहीं होने देते। अब वो सुन लें उनका सलूशन क्या था, जो वो सलूशन भी उन्होंने रिपीट किया। क्या कहा था उन्होंने? वही जनरल मुशर्रफ वाला जो फॉर्मूला था कि जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है वो हिंदुस्तान के पास रहे, जो पाकिस्तान के पास है वो पाकिस्तान के पास रहे। ये कोई सलूशन है या धोखाधड़ी है? धोखा। तो शाह साहब ये होता है हमारे साथ मीडिया के साथ पाकिस्तान में। अच्छा मैं मीर साहब, अब चूंकि आपने बार बार इस मौजू पे बोलना है, ये आपने इतना बड़ा एक सच बोल दिया है जिसकी सज़ा आपने भी भुगतनी है और फिर हमने भी भुगतनी है और शाह साहब ने ज़्यादा भुगतनी है। मगर ये सच अगर हम नहीं बताएंगे, अपने नौजवानों को नहीं बताएंगे, तो ये बददियानती होगी। तो मैं सिर्फ मसला कश्मीर के साथ होगी, कश्मीर के साथ होगी और हमारे कलम के साथ। एक चीज़ मैं ज़रूर ये वाज़े करना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, कि हमने ये बात उस वक्त की जब वो साहब, और नाम ले ही देता हूँ यार, जब वो साहब जनरल बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। जब वो आर्मी चीफ थे, उसके हटने, आर्मी चीफ से के ओहदे से हटने के बाद बात नहीं की। ये सारी बातें भी वो उस वक्त कर रहा था जब उसने वर्दी पहनी हुई थी, और 9 महीने उसने मेरे पे पाबंदी लगाई रखी इन्हीं बातों की वजह से। तो हम इस बात पे बिलीव नहीं करते कि जब कोई बंदा चला जाए, ऑफिस से चला जाए, फिर उस पर बात करो। तो ये बताना सिर्फ आपको ये है कि इट्स पार्ट ऑफ द गेम। हम अगर सहाफत के प्रोफेशन में हैं तो हम सिर्फ अगर ये कह दें कि ओहो जी आवाज़ बंद हो गई थी, पाबंदी लगा दी थी तो इसलिए मैंने बात नहीं की। बात मैंने भी की, आसमा ने भी की, उसका खमियाजा भी भुगता, और वो खमियाजा भुगत के हमने कोई बड़ा काम नहीं किया। ये हमारा प्रोफेशन है, ये करना है। लेकिन क्योंकि आज का मौजू ये है मसले कश्मीर और मीडिया का किरदार, तो मीडिया का किरदार मैंने कह दिया कि उस पर तो मुझे बिल्कुल शर्मनाक है, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान का किरदार जो है वो शर्मनाक तरीन है। अच्छा ताहिर नकाई साहब, आप कुछ कहना भी चाहते थे? मैं वैसे आपकी तरफ आ भी रही थी कि 5 अगस्त 19 और उससे पहले की जो पाकिस्तान का मीडिया है या मीडिया इस रीजन का है, उसने मसला कश्मीर को कैसे देखा है, कोई तारीखी पस मंज़र के साथ भी बताइएगा। उससे पहले अगर मुझे आप इजाज़त, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। उससे पहले मैं आसमा शिराजी साहब, मुझे आपका और अपने मामले में लगा अमेरिका और पाकिस्तान का मामला वो ऐसे कि अमेरिका में आम आदमी से पूछें तो उसको जो है हमारे वज़ीर-ए-आज़म का नाम पता नहीं होता, और हमारे यहाँ के आम आदमी को उनके स्टेट डिपार्टमेंट के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का भी नाम पता होता है। तो हम 3 मजलूम थे। देखें ना, पाकिस्तानी मीडिया और हमारे दरमियान दूरियों का ये भी एक सबूत था कि आपके पास हमारा तारुफ भी नहीं था कि हम क्या है, हम 3-3 दहाइयों से काम कर रहे हैं। ये जो मेरे साथ भाई बैठे हुए हैं आरिफ बहार साहब, ये पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में आज कोई 25 साल से कॉलम लिख रहे हैं और 2 किताबों के मुसन्निफ भी हैं। वाहिद इकबाल भट्ट साहब हमारे प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। खाकसार भी कराची के अखबार के साथ कोई 3 दहाइयों से काम कर रहा है और कोशिश करता है कि कश्मीर को उसमें जगह मिले। मीर साहब जितनी सख्त बातें कर सकते हैं, हम यहाँ बैठ के उतनी सख्त बातें नहीं कर सकते। इन्होंने कहा शर्मनाक, तो मैंने आपने जी इस पे कर दिया कि आपका तारुफ पूरा नहीं किया। जी मैं वैसे बता रहा हूँ कि पाकिस्तान और मीडिया और हमारे दरमियान जो ये एक छोटी सी मिसाल है हमारे दरमियान दूरियों की। चले आप आगे बात कीजिए। अच्छा मैं आपको बताता हूँ जो आपको कौन नहीं जानता, अगर कहें नहीं तो कौन जानता है। चलें, आपका उससे नजर है। लेकिन मीर साहब ने जो कहा कि शर्मनाक किरदार है, मैं इतनी सख्त बात कहना चाहता था
मगर कह नहीं सकता। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के मीडिया का, मैं इस पर बात करूँगा कि कश्मीर पे किरदार ना होने के बराबर है। कश्मीर हमें पाकिस्तानी मीडिया में नज़र आता है 5 फरवरी को, और कभी कभी हमें 27 अक्टूबर को नज़र आता है, और अब 5 अगस्त को भी नज़र आने लगा है। हम एक यौम मनाते हैं, यौम फलां, यौम फलां, यौम फलां। और मैं ये कहता हूँ, मीर साहब ने तो कुछ लोगों को हिट किया है, मैं ये कहता हूँ कि ये जो इन दिनों में हमें कश्मीर पाकिस्तानी मीडिया पे नज़र आता है, ये मीडिया की कमिटमेंट की वजह से नहीं नज़र आता, ये उन्हीं लोगों के डंडे की वजह से नज़र आता है। मैंने देखा है कि वो जब कहते हैं मीडिया को तो खबर आती है, वगैरह हमारी कोई तवज्जो नहीं होती। मैंने बिल्कुल देखा, यहाँ हमने इवेंट किए, कोई तवज्जो नहीं हुई, लेकिन कहीं जब कहा गया तो फिर मीडिया ने असाइनमेंट, कहाँ से जो कहते हैं, जिस मुल्क में कहने वाले हैं, वही जिनकी आपने हवाला दिया, वो उनके कहने पे जो है ना ये होता है। आप मीडिया की मकबूजा कश्मीर से दिलचस्पी को जानने के लिए उसको गेज कैसे आप कर सकते हैं? आप आज़ाद कश्मीर से मीडिया की दिलचस्पी को देख लें। कितने लोग हैं पाकिस्तानी मीडिया इदारों ने यहाँ जो वेल पेड उनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं, कितने पाकिस्तान के मीडिया इदारे हैं जिन्होंने यहाँ ब्यूरो ऑफिस कायम किए हैं, कितने पाकिस्तानी बड़े अखबारात हैं जो हमारे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से इश्तिहार भी लेते हैं रेगुलरली, उनने यहाँ कॉरेस्पॉन्डेंट रखे हैं। कश्मीर की आपके नज़दीक ये हैसियत है। आप दूसरी तरफ चले जाएं, मकबूजा कश्मीर में मेरा बहुत कांटेक्ट वहाँ रहा है। 5 अगस्त से पहले मेरा कश्मीर के सहाफ़ियों से, चूँकि मेरा अपना ताल्लुक श्रीनगर डाउनटाउन से है, मेरे फादर वहाँ से माइग्रेट होके आए, तो मैं वहाँ गया भी, एक दफ़ा सैफमा वालों की मेहरबानी से गया, एक बार मैं बस सर्विस पे भी गया, तो मेरा उनसे ताल्लुक था। रोज़ाना हमारे रवाबित थे, वी वुड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन फ्राम ईदर साइड। तो वहाँ दक्कन हेरल्ड एक अखबार है जो कश्मीर में बिकता भी नहीं होगा, जिसको मकबूजा कश्मीर का PID इश्तिहार भी नहीं देता होगा, लेकिन उनका भी वेल पेड कॉरेस्पॉन्डेंट है। जुल्फ़कार माजिद उसका नाम है, ही इज़ माई फ्रेंड। यूसुफ जमील साहब हैं, आप नसीर हैं, नसीर जो है जो आउटलुक इंडिया के हैं। मतलब वहाँ कोई, यू नेम एनी पेपर, इंडिया का किसी अशाती नशरियाती इदारे का आप नाम लें, श्रीनगर और जम्मू में आपको उनका कॉरेस्पॉन्डेंट मिलेगा। दूसरी तरफ जो है हमारे यहाँ ये सूरत हाल है कि हमारे यहाँ मुज़फ़्फ़राबाद को तो आप इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। हमारे एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ऑन रिकॉर्ड कहते रहे कि जी इनके पास हमारे लिए एयर स्पेस ही नहीं है। तो जो कश्मीरी क्या सोचते हैं, ये वे फॉरवर्ड क्या देखते हैं, इनकी फीलिंग्स क्या हैं, वो कभी उनको जगह नहीं मिली। हमारे लिए आपके पास जगह है, क्लैमिटी आ जाए, जलजला आ जाए तो आपने जो है उसकी खबर करनी है, एवरनाच में को मर जाए उसकी खबर करनी है, हमारी सोचों की खबर नहीं करनी कि ये खित्ता जो है, जैसे उन्होंने कहा है कि इस खित्ते की क्या मर्जी है, ये क्या देखता है, ये क्या चाहता है अपना हल। आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, पाकिस्तान का आइन कहता है, आर्टिकल 257 कहता है कि जो हक़ खुद इरादी मिलने के बाद भी हम पाकिस्तान से जो अपने हमारे मामलात हैं उसका फैसला करेंगे, हमने पाकिस्तान से क्या अरेंजमेंट रखना है। लेकिन हमें तो कोई पूछता ही नहीं यहाँ। बिल्कुल। तो ये वो मीडिया है जिसके नज़दीक आपकी रेटिंग सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि मतीरा ने जो है वो चुनट वाला शलवार पहना है या सादा, ठीक है, फलां अदाकार का अफेयर किसे चला, फलां का किसे चला, आपके नज़दीक ये इंपॉर्टेंट है। कराची में बिल्ली पाइप में फंस गई, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज योर ब्रेकिंग न्यूज़। और मकबूजा कश्मीर में 5 बच्चे, मेरी एक बात सुन लें, मैं लंबा करूँ, एक बात खत्म कर दूँ यहाँ। मकबूजा कश्मीर में 5 बच्चे मासरे में आ जाते हैं। एक बच्चा बाप को फ़ोन करता है और वो जो गुफ्तगू है, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, आई विश मैं यहाँ लोगों को सुनाता, और मैं उसका तर्जुमा आज सुबह बैठ के सारा कश्मीरी का तर्जुमा लिखा है। मैंने जितनी बार वो सुनी है बखुदा मैं रो गया हूँ, जितनी बार सुनी है। बाप बेटे को कहता है कि बेटे मैं तेरे पे कुर्बान जाऊँ, सरेंडर नहीं करना, सरेंडर नहीं करना। और बेटा बाप से पूछता है कि अबू मुझसे कोई गलती हो गई होगी। उसने कहा नहीं तुमसे कोई गलती नहीं हुई। उसने कहा अबू मुझे माफ़ कर देना। और अगली सुबह वो 5 बंदे मारे गए। आपके मीडिया के पास थी, जगह थी उसकी, उनको खबर करने के लिए, उनके लिए। वो कश्मीरी जो आपके लिए मरते हैं। मैं श्रीनगर गया तो मुझे कश्मीरियों को शिकवा था कि हमने 10-10 लाख के जुलूस निकाले और पाकिस्तान के मीडिया ने हमें कवरेज नहीं दी। बिल्कुल। मुझे उन्होंने पूछा कि यार हमारा शिकवा पहुंचा दें। मैंने कहा यार हम खुद बहुत छोटी सी जगह पे, हमारी इतनी शनवाई वहाँ नहीं है, लेकिन देखें कि कितना उनका दिल दुखता है। और मैंने उससे पूछा, BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट श्रीनगर में मेरे दोस्त थे, मैंने उससे पूछा कि ये जो पाकिस्तान का मीडिया आपके साथ कर रहा है, इसके बाद तो कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान से भर गया होगा। तो उसने कहा कि पाकिस्तान के दिल से नहीं निकलता। वो आपके लिए क्या करते हैं, आप उनके लिए क्या करते हैं, बातें और भी हैं, लेकिन बाकी गेस्ट हैं इंशाल्लाह अभी और करनी है। नकाश साहब जो बात कर रहे हैं, यकीन मानिए यही आवाज़ बलूचिस्तान की है, यही आवाज़ सिंध की है, अंदरून सिंध की है, यही आवाज़ पंजाब, जनूबी पंजाब की भी है,
जो मुजफ्फराबाद से आवाज़, ये सिर्फ आपका शिकवा नहीं है, ये पाकिस्तान के जो अर्बन एरियाज़ का जो डोमिनेशन है, ये उन सब तक पाकिस्तान की आवाज़ को पहुंचना चाहिए। जो बात आपने की है बिल्कुल दुरुस्त बात की है। जो बहार साहब आपने चूँकि कहे, उन्होंने कहा तारुफ पूरा नहीं, आपका तारुफ तो आप खुद हैं, इसलिए मैंने तो आप पे छोड़ दिया कि आप जो बात करें नुमाइंदगी इनकी होनी है। मुझे ये बताइएगा कि ये जो बात नकाश साहब कर रहे थे और अली गिलानी साहब, आपने 2018 के बाद से सैयद अली गिलानी की शख्सियत को पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे देखा? आप मुझे इसका जवाब दे दें। देखा? नहीं देखा तो क्यों नहीं देखा? आप माइक में बोल के बताइए क्यों नहीं देखा। और उन्होंने जो ख़त लिखा था वो ख़त हमने बताया किसी को? जो उन्होंने पाकिस्तान के हुक्मरानों के नाम ख़त लिखा था वो ख़त हम बता सके, या जुर्रत है हम में हुई कि हम बता सके कि उन्होंने क्या ख़त लिखा है? जी बिल्कुल, हमने पूरी तरह ब्लैकआउट किया, उनकी शख्सियत का ब्लैकआउट किया, उनके ख्यालात का ब्लैकआउट किया। अब हम क्या करें? जी बिल्कुल जी, हमने पूरी तरह ये देखा जी कि अली गिलानी साहब की अगर सिंबॉलिक हैसियत को हम बात कर रहे हैं, अली गिलानी एक शख्सियत की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब पूरी तहरीक है। तो पूरी तरह ब्लैकआउट रहा उनकी शख्सियत का, उनके ख़यालात का, इसलिए कि वक्त का धारा बदल गया था और हमारी तरजीहात बदल गई थी। इसमें जो हामिद मीर साहब ने बात की या तारिक नकाश साहब ने बात की, मैं तो ये समझूंगा कि हम इनके ख्यालात से ज़रा दूर ही रहेंगे, क्योंकि हम स्टेटस को के लोग हैं। तो बहरहाल सच यही है कि जो यहाँ इस वक्त बोला जा रहा है, इसका क्या करें हम कि अलमिया ये है कि हमारी रियासत डोल रही है, हमारी रियासत डगमगा रही है, हमारी रियासत मजबूत बुनियादों पर खड़ी नहीं है। और कश्मीरी जिस रियासत पे तकिया लगाए बैठे हैं, उस रियासत का अपना ये हुलिया बिगड़ गया है कि उसका सर पैर ही नज़र नहीं आ रहा। तो उस कश्मीरी शिकवा करे तो किससे करे कि तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। वो अपना ही नहीं है, तो कश्मीरी का जो शिकवा है वो भेजा है। कश्मीरी ने शिकवा करना छोड़ दिया है। उसके बाद से मैं डिवाइडेड फैमिली का एक रुकन हूँ। मेरे भी जो फादर हैं वो 47 में आए और हमने यहाँ जो बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल में उन लोगों ने यहाँ ज़िंदगी का आगाज़ किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो लोग हैं, वहाँ की नई जनरेशन है, उसने पाकिस्तान से शिकवा करना भी छोड़ दिया है कि आज जो पाकिस्तान की तस्वीर नज़र आ रही है, उसने अब अपनी, यूँ भी कश्मीरी बड़ी बावकार कौम है, बड़ी जुर्रतमंद कौम है, सेल्फ रिजिलियंस पे यकीन रखती है, खुद इन्हसारी पे यकीन रखती है। और 6-6 महीने अगर वो मुहासरा बर्दाश्त करती है तो वो उसकी सेल्फ रिजिलियंस होती है, वो उसमें ताकत होती है, मज़ामत की ताकत होती है, खुद इन्हसारी की ताकत होती है। तो वो अब रफ्ता रफ्ता गिरदोपेश की जो अफसाने थे, जो कहानियाँ थी, जो रोमांस था, जो ग्लैमराइज किया गया था सारी सिचुएशन को, हमारे बुज़ुर्गों की जो जनरेशन जिस चक्कर में यहाँ आई, तो वो उस शराब के पीछे भागने की बजाय अब अपनी दुनिया आप पैदा करने के एक मरहले में और उस राह पे वो चल रही है जी जनरेशन। उसको अंदाज़ा हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो नक्शा बन रहा है, जो हुलिया बिगड़ रहा है, जो पाकिस्तान की तस्वीर आज बन रही है, वो हौसला अफजा नहीं है। उससे वहाँ के लोगों की भी दिल आज़ारी होती है। हर दूसरे तीसरे दिन लोग हमसे पूछते हैं वहाँ सोशल मीडिया पे कि ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान का क्या हुआ। तो ये पाकिस्तान, कश्मीर में पहले ही मायूसी है। जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो बसात लपेट दी गई, इसने कश्मीर का जो मसला है उसकी डायनामिक्स को चेंज कर दिया है। यानी आपके पैरों तले से पूरी कालीन ही खींच ली गई है। उसके बाद से अब आप जो आज खड़े हैं, 4 साल के बाद हम बैठे हुए ये सोच रहे हैं कि मीडिया पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मीडिया पॉलिसी क्या है। तो आज हमें ये मरहला दरपेश है कि करता हूँ जमा जगरे लख्त लख्त को, कि आज हमने सिफर से अपना सफर शुरू करना है। बिल्कुल सही बात है। तो मगर बहार साहब, मैं वाहिद साहब आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि रियासत की जो पॉलिसी होती है वो अक्कास होती है, फिर दूसरी तरफ से फैक्चुअल रिपोर्टिंग होती है जो कि कॉन्फ्लिक्ट जोन से होती है। हमारे यहाँ अलमिया यही रहा जो कि नकाश साहब ने कहा कि जब रियासत ने चाहा तो कश्मीर को हमने पोर्ट्रे किया। मजमूई तौर पर यही एक तस्वीर हमारे सामने बनती है। क्या आपको लगता है कि 5 अगस्त के बाद से रियासत जो है उसने कश्मीर को दरिया के सुपुर्द कर दिया कि बस अब जहाँ जहाँ बहता चला जाएगा तो लग जाएगा, और इसलिए मीडिया पॉलिसी जो है वो नहीं बन सकी इसके ऊपर कोई? देखें, अभी जो हामिद मीर साहब ने फरमाया कि पाकिस्तान की जो मीडिया पॉलिसी है
या जो मीडिया है उसका किरदार शर्मनाक है। एक वक्त था जब रेडियो की दुनिया थी, सोती माज पे रेडियो को बड़ा सुना जाता था और उसका बड़े असरात हुआ करते थे। आज बेशक यहाँ बड़े नाम बैठे हुए हैं, वसीतुल्लाह खान साहब बैठे हुए हैं, हामिद मीर साहब बैठे हुए हैं, मज़हर अब्बास साहब बैठे हुए हैं, लेकिन एक वक्त था कि इनकी बात पे बड़ा यकीन किया जाता था क्योंकि हमें हक़ाइक़ का इल्म नहीं होता था। हम समझते थे जो इन्होंने फरमा दिया बिल्कुल वही हकीकत है। तो जो आपने अभी तारक नकाश साहब ने आपको बताया, जो सोशल मीडिया है उसने हमारे इस जो पाकिस्तान का मीडिया है इसको बेनकाब कर दिया है। क्योंकि ये जो चीज़ें ये हमें दिखा रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, पहले तो शायद हम यकीन कर लेते थे, लेकिन हमें वहाँ से कुछ ना कुछ आ जाता है जो हमें बता देता है कि कश्मीर के अंदर जो कुछ हो रहा है उसके हवाले से आके मीडिया का जो किरदार है वो शर्मनाक किरदार है जो इन्होंने फरमा दिया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज चीज़ें आप छुपा नहीं सकते, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लें, ठीक है आप एक पैटर्न पे चलेंगे, हो सकता है आपको कोई पैटर्न दिया गया हो जिसके ऊपर आपने बात करनी है, जिसके अंदर ही आपने रहना है, लेकिन जो सोशल मीडिया जो इस वक्त आ गया है उसने आपकी वो चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल फारिग कर दी हैं। अब अगर आप ये कहें कि कोई बेवकूफ़ है वो सिर्फ आपकी बातों पे यकीन करेगा या ये समझेगा कि ये सिर्फ आपकी ज़ात की बात है, ये होता है जिस तरह इन्होंने फरमाया कि बहुत सारी मुश्किलात होती हैं, पेशा ही ऐसा है, बहुत सारे लोगों ने देखी होंगी। लेकिन अगर कोई ये कहे कि वो इन्फॉर्मेशन से गलत इन्फॉर्मेशन दे के किसी को गुमराह कर लेगा, मेरा नहीं ख्याल कि आप कौम गुमराह होगी। वो चीज़ें जो आप छुपाना भी चाहते हैं किसी ना किसी ज़रिए से लोगों के सामने आ जाती हैं। बिल्कुल ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया का किरदार आपको लगता है कि ज़्यादा नुमाया हुआ है क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो है वो कश्मीर के मसले को उस तरह से उजागर करना छोड़ अभी आप इसी को देख लें ना, मसलन हम सिर्फ अखबारात की दुनिया की बात कर लें, हमारे यहाँ कश्मीर एडिशन आता है, जो हम यहाँ से लिख के भेजते हैं वो हमें वापस आ जाता है कि हम पढ़ें। हाँ, हमारी कोशिश तो ये होती है कि इसे हमारी कौम पढ़े, इसे पाकिस्तान के लोग पढ़े, हमारे हक़ाइक़ जो उनके सामने आए, बजाय उसी को बना के हमें भेज दिया जाता है। तो जो हमने लिखा होता है उसी को बैठ के हम खुद पढ़ रहे होते हैं। ये अलमिया है। बिल्कुल मज़हर साहब, अब ये जो मीडिया होता है वो आइज़ एंड ईयर्स होता है, वो माशरे की या उस जगह की आँखें और कान और ज़ुबान होता है। तो अगर हमने ज़ुबान बंद कर दी, अगर हमने आँखें बंद कर ली, अगर हमने अपने कान बंद कर लिए, तो फिर हम क्या पेश कर रहे हैं कश्मीर को और किस तरह से पेश कर रहे हैं? देखिए, एक चीज़ तो ये है कि हमें ही जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। यासीन मलिक कई साल पहले इस्लामाबाद आए और सहाफ़ियों की ही एक तकरीब थी। उसकी एक लाइन मुझे आज तक याद है जो पूरे पाकिस्तानी मीडिया के लिए आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। उसने कहा कि मैं माजरत खा हूँ, मैं पाकिस्तानी मीडिया से मुखातिब हूँ, कुछ दिनों से मैं पाकिस्तान में हूँ, पाकिस्तानी अखबारात पढ़ के मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं इंडिया के अखबारात पढ़ रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ कश्मीर की कवरेज उतनी ही होती है जितनी इंडियन पेपर्स में होती है। दूसरी बात यह कि इसको ज़रा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें। आप कहते हैं पाकिस्तानी मीडिया में कश्मीर की कवरेज नहीं होती, पाकिस्तानी मीडिया में पाकिस्तान की कवरेज नहीं होती है। जो सहाफ़ी खबर का पता चलाता है वो लापता हो जाता है। ऐसे ही नहीं 120 सहाफ़ी मारे गए, 132 के करीब सहाफ़ी मारे गए। और ये आज की बात नहीं है, क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद पाकिस्तान ने उन सारे कवानीन को अपना लिया जिससे आज़ादी इजहार पर पाबंदी लगती हो। सिक्योरिटी एक्ट उठा लें, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उठा लें, 124A उठा लें, बगावत के कवानीन उठा लें, वो सारे कवानीन जो अंग्रेज़ों ने तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए बनाए थे, वो हमने अपने मुल्क में सियासी और सहाफ़ती आज़ादी को कुचलने के लिए अप्लाई किए।
तो कश्मीर तो बहुत बड़ा इशू है। आपको पता है कि पाकिस्तान में सिविल एंड मिलिट्री गैजेट पर क्यों पाबंदी लगी थी? क्योंकि कश्मीर के हवाले से एक मैप छाप दिया था उसने, और उसके बाद उसने उस पर अपोलोजाइज भी किया, अपने दिल्ली के कॉरेस्पॉन्डेंट को बरतरफ भी किया। उसके बावजूद पाकिस्तान के सारे अखबारात ने एक जॉइंट एडिटोरियल लिखा जिसके तहत उस अखबार पे पाबंदी लगा दी गई। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सहाफ़ी थे जो उस ज़माने में पेशावर के एक अखबार के लिए काम करते थे, बाद में वो डॉन के बहुत मोतबर कॉरेस्पॉन्डेंट बने, राजा असगर साहब। उन्होंने अपने उस अखबार में कश्मीर के हवाले से कोई कवरेज दी थी, उनको उठाया गया, उनसे सिर्फ उन्होंने कहा कि हमें इसकी सोर्स चाहिए। उन्होंने सोर्स बताने से इनकार किया, उनको 3 साल की सजा हुई, उनको सख्त सर्दियों में ठंडे पानी के ड्रम में डाल दिया गया। तो पाकिस्तान में जो जर्नलिज्म हुई है, पाकिस्तान में जो सहाफत हुई है, देखिए मीडिया का शर्मनाक किरदार एक जगह है, ये कश्मीर के सहाफ़ी बैठे हैं, ये पाकिस्तान के सहाफ़ी बैठे हैं, दोनों की मोड ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक ही तरह की है। सच सिर्फ उतना ही बोलो जितना मैं तुम्हें बताऊं, वही सच है जो मैं बताता हूं। जो सच मैं जानता हूं वो सच नहीं लिखा जा सकता, जो सच मैं जानता हूं वो सच नहीं बोला जा सकता। जो बोलते हैं वो गायब हो जाते हैं, जो बोलते हैं वो मारे जाते हैं, वो हयातुल्लाह हो, वो सलीम शहजाद हो, वो अरशद शरीफ हो, वो वली खान बाबर हो, एक लंबी फहरिस्त है। तो इशू कश्मीर की कवरेज का नहीं है, पाकिस्तान की जर्नलिज्म मजमूई तौर पर ही सेड और शी सेड की जर्नलिज्म रही है। बिल्कुल, सिवाय बयानात के 80%, 85% पाकिस्तान के टेलीविजन उठा लें, पाकिस्तान के अखबारात उठा लें, बयानात के अलावा सहाफत होती ही नहीं है। बिल्कुल। अच्छा मसब, बहुत आपने, जाहिर है कि हमारे सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन कश्मीर ज़ाहिर है उसके ऊपर जो कश्मीरियों के शिकवे हैं वो अपनी जगह पे बहुत अहम है और उसको एड्रेस करना पड़ेगा। वसतुल्लाह खान साहब, ये क्या वजह है कि कश्मीर पे पाबंदी लगती है? 5 अगस्त के बाद से जो कवरेज हुई है, जो मीडिया का किरदार रहा है, वो सारे बैनुल-अक़वामी मीडिया का किरदार रहा है, पाकिस्तान के लोकल मीडिया का उस तरह का किरदार नहीं रहा। जितनी अच्छी कवरेज BBC ने की है उतनी अच्छी माज़रत के साथ जियो TV ने नहीं की। जिस तरह की कवरेज जो है वो दीगर अखबारों ने की है बाहर के, उस तरह की आज TV ने या दीगर जो चैनल्स हैं ARY, किसी ने उस तरह की, और अखबारों ने भी, इवन द न्यूज़ वगैरह ने उस तरह की नहीं कवरेज की, डॉन ने नहीं की। क्या वजह आपको लगती है? थैंक यू सो मच। जो नुक्ते मैं लिख के लाया था वो तो आपने एक साजिश के तहत इन सबको बुलवा के मुझे महरूम कर दिया। अब मेरे पास सिवाय तलछट के शायद ही कुछ बाकी बचा हो। नक्काश साहब ने एक शिकवा किया था कि यहाँ कोई कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं है किसी भी बड़े अखबार का, इसीलिए वो उन्हें पता भी नहीं चलता कि यहाँ की ज़िंदगी की हकीकत क्या है और हम क्या सोच रहे हैं। देखें, हमें ज़रूरत नहीं है आपको जानने की, और आप हैं कौन? हम कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है इंडिया।
मुझे कोई ये बता दे कि दिल्ली में पाकिस्तानी मीडिया के कितने कॉरेस्पॉन्डेंट कब थे? आखिरी जो कॉरेस्पॉन्डेंट था जंग का अब्दुल वहीद हुसैनी था, और उनको भी इंतकाल हुए मज़हर अब्बास शायद 25 साल हो चुके हैं। आपकी समाज की ऐसी तैसी अफगान खाना जंगी ने कर दी। मुझे ये बताइए, काबुल में आपके किस अखबार या चैनल का कोई कॉरेस्पॉन्डेंट है? चीन आपका सबसे बड़ा यार है। मुझे सिर्फ ये बताया जाए कि किस चैनल या अखबार का बीजिंग में कॉरेस्पॉन्डेंट है। ईरान आपका स्ट्रेटेजिक हमसाया है। यूएई से आप सऊदी अरब से, खैर उनकी मिसाल में गलत दे रहा हूँ, वहाँ तो सिस्टम ही दूसरा है। ईरान, वहाँ कब तेहरान में कॉरेस्पॉन्डेंट हुआ जिसने के सिवाय सिफारतकारों के कि जिन्होंने ईरानी माइंड को रीड करने की कोशिश की? बांग्लादेश में कितने कॉरेस्पॉन्डेंट कब रहे? तो जब यही सूरत हाल नहीं है, हमारे जो हमसाए जो मुसलसल 75 साल से हमारी किस्मत पे असरअंदाज हो रहे हैं, जब उनके बारे में हमारा ये रवैया है, तो आप कौन होते हैं? एक छोटी सी पट्टी लेके आप बैठे हुए हैं कश्मीर की, और माफ कीजिएगा, आप मसला नहीं है, आप हैं इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री के साथ कश्मीर कमेटी का रोजगार लगा हुआ है। इस इंडस्ट्री के साथ फारूक अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का और आज़ाद कश्मीर में जितनी भी पॉलिटिकल क्लास है उसका रोजगार जुड़ा हुआ है। तो मेरे पेट पे लात मैं खुद क्यों मारूंगा? इस मसले के बारे में आउट ऑफ बॉक्स कोई सलूशन या अपने दिमाग को जहमत देने के लिए कि यार अगर ये सलूशन नहीं तो ये करके देख लो, क्यों? ये तो मेरी रोजी रोटी का सवाल है, पेट का सवाल है। मेरी गाड़ियां लगी हुई हैं, मेरे अलाउंसेस लगे हुए हैं, 90% मुझे बजट मिल रहा है मरकज़ से, और मरकज़ जो है ब्रैडफर्ड में जाके कश्मीरियों को मसला कश्मीर समझा रहा है। अच्छा एक सेकेंड, अच्छा असल में कश्मीर का, एक सेकेंड भाई बेटा, एक सेकेंड, कश्मीर का एक मसला ये भी है, बात सुन ले। अच्छा कश्मीर का, आप चुप हो जाए फिर मैं बताती हूँ, आप चुप हो जाएं प्लीज, इसको जलसा मत बनाएं, ये जलसा नहीं है, ये गुफ्तगू। अगर आप किसी सोचे समझे एजेंडे के साथ आए हैं और हमें नहीं सुनना चाहते, हम चले जाते हैं। चलिए बैठिए, अभी इसको वाइंड अप तो मीर साहब बैठे तो सही ना, इसको बात तो करनी है ना। आप जज्बाती हो जाएं, जैसे आप 75 साल से जज्बाती हैं, हम आपके जज्बात बैठिए। देखिए कश्मीर का मसला ये भी है कि हमने सिर्फ नारे लगाए हैं, अमली तौर पे कुछ नहीं किया, और कोई तो नारे नहीं लगाने, और कोई नारे लगाने और लगाने, नारे नहीं लगाने, हमने काम करना है ना, ताकि हम कश्मीर की बात को पूरी दुनिया में फैला सके, बात कर सके और अपनी खामियां बता सके। नारे तो आप सारा दिन लगाते रहेंगे मगर कश्मीर का मसला इससे हल नहीं होगा। देखिए बेटा एक मिनट आसमा, एक मिनट दोबारा गुफ्तगू पे आते हैं। नहीं ठीक, आप सही, आपकी जज्बात की कदर है, आपकी जज्बात की कदर है बेटा, आपकी जज्बात की कदर है, मगर सिर्फ एक सादा सी बात है, जब आपका पेन बोलता है फिर आपके नारे नहीं लगते, ये कलम की जंग है।
इसमें आप नारे नहीं लगा सकते, इसमें आपने कलम के ज़रिए से जंग लड़ना है। तो हम उसी जगह से अपनी बात का आगाज़ करते हैं जहाँ से हमने मैं वुसत साहब आप अपनी बात, वो अच्छी बात है, आपके जज्बात में हम बेटे अगर आप नारा लगा के कश्मीर आज़ाद करा सकते हैं प्लीज़ और नारे लगा लें। लगाएं। देखिए वुसत साहब एक सेकंड, मज़हर साहब एक सेकंड, वुसत साहब आप बात मुकम्मल कर ले, वो बच्चे सुन रहे हैं। जी बताइए, आप सुन के जाइएगा गुफ्तगू। जी जी वुसत साहब आप प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल करें। जी जी प्लीज़ 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 जी शुरू, आप वाइंड अप कीजिए। जी तो मैं ये वहाँ तक पहुँचा था कि कश्मीर इंडस्ट्री है, तो फिर इंडस्ट्री जो है बीच में ही हाईजैक हो गई और बयानिया हम जो कहते हैं कि कश्मीर का हमारा बयानिया, कश्मीर का हमारा बयानिया बड़ा सीधा सीधा है। एक रियासत की कश्मीर पॉलिसी है जो प्रेस्क्राइब्ड है, हमें सिर्फ उसे टिक करते चले जाना है, उसमें मुतबादिल बयानिया की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि इन नौजवानों को जो इतने जज्बाती हैं कि एच खुर्शीद के बारे में मालूम कितना मालूम है। कश्मीर का जितने भी इस खित्ते के जो लीडर हैं, मेरे ख्याल में वो सबसे जेन्युइन आदमी था। उसके साथ क्या हुआ ये भी आप जानते होंगे, वो आज़ाद कश्मीर का सदर रहा। उसने एक आउट ऑफ बॉक्स सलूशन पेश करने की कोशिश की कि आप ऐसा करें कि आप क्यों थक रहे हैं, आप एक एग्जाइल्ड गवर्नमेंट के तौर पे हमसे डील करें, हम अपना केस इंटरनेशनल फोरम्स पे लेके जाते हैं, आप सिर्फ हमारी अखलाकी मदद करें। लेकिन हमें चूंकि बचपन से हर मसले में मामा बनने का शौक है, हमने कहा नहीं, तुम्हें क्या पता तुम्हें क्या चाहिए, हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या चाहिए। ये है 75 साल की पूरी कश्मीर पॉलिसी। और जब भी मामा जी ने मामलात अपने हाथ में लेने की कोशिश की, कश्मीर का मसला मज़ीद 20 साल पीछे चलता चला गया। 48-49 देख लें, 65 देख लें, करगिल देख लें, उससे पहले 90s की जो जिद्दोजहद है उसमें जहादी एलिमेंट को जिस तरह इंट्रोड्यूस कराया गया। मैं उन खुशकिस्मत जर्नलिस्टों में से हूँ जिन्होंने 2009 में मकबूजा कश्मीर में 20 दिन गुजारे। मैंने शोहदा का कब्रिस्तान देखा। वो जो मकबूल भट्ट है वो यहीं से तो गया था, क्यों गया था ये बताने की जरूरत नहीं है। और आज भी शोहदा के कब्रिस्तान में वो एक वाहिद खाली कब्र है, ओपन, और उस पर लिखा हुआ है मकबूल भट्ट शहीद। उसकी लाश का इंतज़ार है कि कभी तो आएगी, कभी वो अपनी मिट्टी में दफन होगी। मैंने 2 दिन लगाए उस शोहदा कब्रिस्तान में। 50% कब्रें 15 साल से लेके और 30 साल तक के जवानों की थी। और उनके लोहे मज़ार पे क्या लिखा हुआ था कब्र के पत्थर पे, मोहम्मद ज़ीशान, उम्र 19 साल, ताल्लुक़ बहावल नगर पाकिस्तान, ताल्लुक़ लोधरा पाकिस्तान, ताल्लुक़ मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान, ताल्लुक़ खारिया पाकिस्तान। ये 50% कब्रें श्रीनगर के शोहदा कब्रिस्तान में। मसला ये है कि और नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि फिर मुशर्रफ साहब को आउट ऑफ बॉक्स जो हैं वो चीज़ें देनी पड़ी। अगर यही आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें कोई सिविलियन सियासत ना दे
तो वो तो संसार हो जाएगा। बिल्कुल। जी। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि हिंदुस्तान में अगर मसला कश्मीर हल करने की कोई मजाज है तो वो बीजेपी है, और पाकिस्तान में अगर कोई कैपेबल है मसला कश्मीर हल करने की तो वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। उसके अलावा कोई इस मसले को हल नहीं कर सकता। आपको शायद वो है मसला टाइम का जी, वहाँ की जो सहाफ़त है वो जाहिर है कि पाबा जंजीर है, नो डाउट अबाउट इट। और बिलखुसूस 5 अगस्त 2019 के बाद तो वहाँ आप चूँ भी नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन हम लोग ज़्यादा बड़े फनकार हैं, हमने सहाफ़त को पाबा जंजीर नहीं किया, हमने सिर्फ उनके सामने से जंजीर गुजार दी, काफ़ी था। जी, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, चूँकि अब आखिरी 2-2 मिनट है, मगर पहले मैं मीर साहब आपके पास, सैयद अली गिलानी एक ख़त लिखते हैं, और मैं क्यों ये बात बार बार कर रही हूँ, क्योंकि 5 अगस्त 19 के बाद से मुझे रियासत की वाज़ेह पॉलिसी नज़र नहीं आती। अब कहीं उसके खद्दोखाल थोड़े थोड़े दोबारा नुमाया नज़र आना शुरू हुए हैं, मगर अभी है नहीं। उनका जो ख़त था वो पाकिस्तान के हुक्मरानों के नाम था। श्रीनगर से मुझे भी मिला, और मैंने उस पर BBC पे लिखा उसके बारे में, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के TV चैनल्स पे हम उस पर बात नहीं कर सके। वो ख़त थोड़ा सा बताइए, उनके जज्बात बताइए, क्योंकि आप आगाह हैं कि उनके जज्बात क्या थे आखिरी दिनों में। और सैयद अली गिलानी का इसलिए मैं ज़िक्र कर रही हूँ कि वो शख्स था जो कि 90 साल की उम्र में भी क़ैद में था और एक ही बात कर रहा था कि पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो क्या हुआ ये सारा, थोड़ा सा वो बताइए, फिर मैं आके मैं नक्काश साहब के पास। जो है ना, गिलानी साहब के साथ जो आखिरी दिनों में जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात ख़राब हुए थे, उसकी वजह यह थी कि वो मसला कश्मीर के उस हल पे उनका साथ देने के लिए तैयार नहीं थे, जिसका मकसद ये था कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल को मुस्तकिल बॉर्डर तस्लीम कर लिया जाए। लेकिन उसमें अली गिलानी साहब अकेले नहीं हैं। देखें, अली गिलानी साहब और यासिन मलिक साहब और मीर वाइज उमर फ़ारूक और उनके जो दीगर साथी हैं, इनके आपस में नज़रियात मुख्तलिफ थे, लेकिन ये कश्मीर की आज़ादी के नुक्ते पे मुत्फिक हो गए। अब लिबरेशन फ्रंट और अली गिलानी और मीर वाइज उमर फ़ारूक का इकट्ठा होना जो है, ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और यहाँ पे जो लोग आपस में लड़ते हैं, ये उनके लिए एक सबक भी है कि वो अगर सारे के सारे दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं और हज़ारों की तादाद में उनके साथ जुल्म सितम हो रहा है, तो उसकी एक वजह यह भी है कि उन्होंने उस तमाम जुल्म सितम का मुकाबला करने के लिए आपस में इत्तेहाद पैदा कर लिया। ये जो सैयद अली गिलानी और यासिन मलिक और मीर वाइज उमर फ़ारूक का इत्तेहाद है, ये इंडिया के लिए एक एटमी धमाके से बड़ा मसला बन गया था। तो ये जो है ना, यहाँ पे भी एक ऐसा इत्तेहाद बनाने की ज़रूरत है। तो अली गिलानी साहब का आखिरी दिनों में उनकी वफ़ात से पहले जो मुझे उनका जो मैसेज आया था, वो मैंने उसको छुपाया नहीं कोई भी, मैंने उसको मीडिया पे मैंने नशर कर दिया था। वो यही था, सीधी सी बात है, डोंट ट्रस्ट बाजवा, ये था। तो लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो पॉलिसी अब नहीं है, वो पॉलिसी अब नहीं है। और यहाँ पे हम जब किसी सूरत हाल, एक गंभीर सूरत हाल पे गुफ्तगू करते हैं, मसाइल की निशानदही करते हैं, तो उसमें मायूसी की बातें भी होती हैं। लेकिन ये जो इस तरफ बैठे हुए नौजवान हैं, ख़ास तौर पे जो सुबह के सेशन में भी मुझे नज़र आए और अभी शाम को 7 बजे भी बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, इनसे दोपहर को मैं बाहर जाके भी मैं इनको सेल्फियाँ खिंचवाने का शौक़ है, मैं इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। मैंने इनसे काफ़ी बातें की हैं। ये हमारी जो पाकिस्तान के इस्लामाबाद, कराची, लाहौर के जो इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं ना, ये सियासी शऊर के लिहाज से उनसे बहुत आगे हैं। बिल्कुल। तो इसलिए मैं तो यहाँ से बिल्कुल मुतमिन होकर जाऊँगा कि आपको धोखा कोई नहीं दे सकता, आपसे आपकी कोई चीज़ छीन नहीं सकता, क्योंकि आपके पास शऊर है, लेकिन इत्तेहाद नहीं है आपके पास। उस इत्तेहाद का आपने मुजाहरा करना है। एक जो यहाँ पे मीडिया की बात हुई है, मैं उस पर
कुछ हकायक आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको पता है यहाँ पाकिस्तान टेलीविज़न नहीं है, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न है, और वो जो आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न है उसकी नशरियात 24 घंटे नहीं, सिर्फ 6 घंटे है। तो मैंने यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न वाले हैं, जो दरअसल पाकिस्तान टेलीविज़न ही का अमला है लेकिन आज़ाद कश्मीर टेलीविज़न है, मैंने उनसे पूछा यार आप सिर्फ 6 घंटे की नशरियात चलाते हैं तो बाकी जो टाइम है वो क्या करते हैं? उन्होंने कहा बंद रहता है। तो अब आपको ये सोचना चाहिए आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को भी। और यहाँ पे कोई पाकिस्तान का जो प्राइवेट टीवी चैनल है उसको यहाँ से नशरियात अपनी नशर करने की इजाज़त नहीं है। कोशिश की गई है लेकिन इजाज़त नहीं है। अब इसमें सारा कसूर आज़ाद कश्मीर की हुकूमत का नहीं है, कसूर इस्लामाबाद वालों का भी है। तो उनको इजाज़त देनी चाहिए। यहाँ पे ये जो एक शिकवा किया गया कि कश्मीर को कवरेज नहीं मिलती, तो अगर अब एक यहाँ पे आज की ये जो गैदरिंग है इसके हवाले से एक नेगेटिव खबर अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं हम, ठीक है, बड़ी बन गई ना अभी नेगेटिव खबर थोड़ी देर पहले। लेकिन अब यहाँ पे अगर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर यहाँ बैठे होते और उनके राइट और लेफ़्ट पे अपोजिशन और हुकूमत भी बैठी होती और उन पार्टियों के नुमाइंदे भी बैठे होते जो आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली में नहीं है या जो यहाँ पे नारे लगा रहे हैं उनके भी नुमाइंदे बैठे होते, तो ये एक ऐसी खबर है कि यार आज़ाद कश्मीर के तमाम पॉलिटिकल ग्रुप्स, तमाम सियासी नज़रियात रखने वाले लोग इकट्ठे हो गए, मिल के अपना हक मांग रहे हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया की ये जुर्रत कि वो इस खबर को इग्नोर करे, तो आप थोड़ा इत्तेहाद का मुजाहरा करें, पाकिस्तानी मीडिया खुद आपकी खबरें नशर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो जो आपने भी नाम लिया, मैंने भी नाम लिया, मैं बस बैसियत एक सहाफ़ी के आपके साथ बात कर रहा हूँ, वो पॉलिसी जिसकी वजह से सैयद अली गिलानी साहब, यासीन मलिक साहब, मीर वैज़ उमर फ़ारूक साहब और बहुत से आज़ाद कश्मीर के सियासतदान खुश नहीं थे इस्लामाबाद से, उस पॉलिसी को खैरबाद कह दिया गया है, इसलिए कि उनको एक समझ आ गई है कि अब पाकिस्तान में वही कश्मीर पॉलिसी चलेगी जो मुझे आपके नारों में, आपकी तालियों में और आपकी आंखों में नजर आ रही है। अच्छा नकाश साहब, मुझे भी चिट आ चुकी है, लेकिन लास्ट जो यासीन मलिक साहब का मामला है, हमारे मीडिया पे मेन स्ट्रीम टॉक शोज़ के ऊपर वो नहीं चलता क्योंकि हमें तो और मसलों से फुर्सत नहीं मिलती है। ये बात दुरुस्त है, मैं खुद भी उसमें शामिल हो सकती हूँ और हूँ, लेकिन ये बताइएगा कि अब करना क्या चाहिए, क्योंकि जो आप लोग समझते हैं वही बेहतर है। क्या आप लोगों का इनपुट पाकिस्तान की पॉलिसी के अंदर है और मीडिया उस पॉलिसी की ज़ुबान बन सकता है, आवाम की ज़ुबान बन सकता है? क्या होना चाहिए? बहुत शुक्रिया। मुझे एहसास है कि हमारे पे वक्त की बहुत किल्लत है, लेकिन एक बात आप लोगों को भी और ऑडियंस को भी मालूम होगी कि कश्मीरी ये समझते हैं कि वो भारत को शिकस्त देकर पाकिस्तान को मजबूत करेंगे, भले उनका इल्हाक हो या ना हो, लेकिन इंडिया उससे कमज़ोर होगा। सो इन अ वे वो पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। तो जो मसाइब और मुश्किलात उन पर पेश आते हैं, आप देखिए शाबान, आपने यहाँ पाकिस्तानी 132 सहाफ़ियों का जिक्र किया, मकबूजा कश्मीर में भी शाबान वकील से शुजात बुखारी तक लोगों ने जाने दी हैं। लोग आज भी छोटी छोटी जो है सोशल मीडिया पोस्ट पे थानों में बुला कर उनका हैरस किया जाता है, उनको दुनिया बुलाती है उनके काम की एक्नॉलेजमेंट के लिए, रिकग्निशन के लिए, हिंदुस्तान को बिला जवाज़ रोक देता है। बहुत से लोगों को भी केसेस हुए हैं। आपका फहद शाह हमारा एक दोस्त है, कश्मीर वाला मैगज़ीन का जो ओनर एडिटर है वो बंद है। जाहिद आसिफ सुल्तान एक हमारे साफ़ी हैं, बुरहान वानी पे सिर्फ एक पीस लिखने पे बंद हैं। तो हम आपसे ये चाहते हैं पाकिस्तानी मीडिया से, बीइंग अ कश्मीरी, नॉट एज अ कश्मीरी जर्नलिस्ट बट एज अ कश्मीरी, कि आप अपने प्रोग्राम्स का, आपके पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं, आपकी सोशल मीडिया पे मिलियंस में फॉलोइंग है, तो अगर आपका टीवी चैनल आपको इजाज़त नहीं देता, खुदारा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए अपने कश्मीरी भाइयों को आप उनको याद रखें, ठीक है। अब लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मैं सिर्फ पाकिस्तान के मीडिया को ब्लेम नहीं करता, जहाँ मैं पाकिस्तान के मीडिया से शिकायत करूँगा वहाँ मैं अपने लोगों से भी करता हूँ। ये आज़ाद कश्मीर का 13,297 मुरब्बा किलोमीटर खिता, जिसकी आबादी असलन 30 लाख होगी, लेकिन हम पाकिस्तान से फ़ंड लेने के लिए इसको 40 लाख बताते हैं। 1 लाख हमने यहाँ मुलाजिम रखा हुआ है, कम से कम 1 लाख हमारी इतनी हमारी मशीनरी है। आप बताइए, हम पाकिस्तान के चित्राल ज़िले से साइज़ में कम हैं और गुजरात से आबादी में कम होंगे, लेकिन इतनी बड़ी मशीनरी रखने का एक ही मकसद हमारे सियासतदान हमें बताते हैं कि ये तहरीक आज़ादी का बेस कैंप है।
इस पे कोई कट लगने की बात आए तो तहरीक आज़ादी खतरे में पड़ जाती है। मैं इन लीडर्स से पूछता हूँ, देखिए मीडिया के लिए भी एक इवेंट क्रिएट करना पड़ता है। मैं खुद मीडिया से हूँ, मैं इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी काम करता हूँ। हमें इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा ताकि उनकी दिलचस्पी बने। मुझे बताएं, ये लीडर जो हैं मुस्लिम लीग नून वाले, मरियम नवाज साहिबा आ जाएं, 10,000 लोग लेकर आ जाएंगे, दौड़ लग जाएगी सबकी कि भाई हम अपने लीडर के सामने नंबर हमारे टांग जाएं। बिलावल भुट्टो साहब आएंगे तो पीपल्स पार्टी वालों की दौड़ लग जाएगी जी कि 20,000 होने चाहिए। इमरान खान साहब आएंगे तो पीटीआई वालों की दौड़ लग जाएगी। ये हमने देखा है। लेकिन जब कश्मीर में कोई सानिया होता है, ये तमाम पार्टियां 10 बंदे निकाल के नहीं लाती हैं। जब 10 बंदे ये निकाल के नहीं लाती हैं तो मीडिया उसको कवर इंटरनेशनल नहीं करता। 5 अगस्त 2019 का सानिया हुआ, यहाँ हुकूमत थी, अगर चाहती तो 1 लाख लोगों को जमा करती। उस वक्त अल जज़ीरा के जो पाकिस्तान में कमाल साहब हैं, उनको अपने चैनल ने हेलीकॉप्टर अथराइज कर दिया कि मुजफ्फराबाद में बहुत बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन होगा, हेलीकॉप्टर से कवर करना। हम यहाँ 10 बंदे नहीं निकाल सके। तो जहाँ मैं मीडिया से शिकायत करूँगा, मैं अपने लोगों से शिकायत करता हूँ कि आप तहरीक आज़ादी कश्मीर की खैरात खा रहे हैं, तो मेहरबानी करके आप जो है उसका ख्याल करें, अपने हिस्से का किरदार अदा करें, उसके बाद जो है किसी और को मतून करें। बहुत बहुत शुक्रिया वाहिद साहब, माजरत, और बिहार साहब आपसे भी और आप सब लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की किल्लत है, कमी है। मैं क्वेश्चंस का इजाज़त मुझे नहीं है, मेरा ख्याल है टाइम भी नहीं है, यहाँ मुशायरा होगा। आसमा एक बात सिर्फ करूँगा। एक तो बहुत आसान तरीका है कश्मीर की कवरेज पाकिस्तानी मीडिया में बढ़ाने का, वो ये कि मलिक रियाज को यहाँ का प्रेसिडेंट बना दें या वज़ीर आज़म बना दें। दूसरा संजीदा बात यह है कि अब ज़रूरत है ज़हनी इनकलाब की, पाकिस्तान में भी और आज़ाद कश्मीर में भी। जिस दिन आप ज़हनी इनकलाब ले आए, आपके मसाइल हल हो जाएंगे, कश्मीर आज़ाद। ठीक, अच्छा, बहुत शुक्रिया। माइक के बगैर आपकी आवाज़ यहाँ तक आ जाएगी अगर आप पूछना चाहते हैं कुछ तो। जी जी, 2-3 नहीं, एक ही कर दे। हाँ हाँ हाँ, ठीक, मैं समझ गई। मेरे साहब ख्याल है मुख्तसरन इस पे कोई जवाब की ज़रूरत है? हाँ, उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुक्रिया। अगर आपको देंगे तो फिर बहुत से लोगों को और भी कहना पड़ेगा। बेटा, ये सवाल जवाब वाला सेशन ही नहीं है ना, बाद में बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और कश्मीर के लिए काम करना